नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरों की आप शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है जो इस वक्त विवादों में है और इस विवादित बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में बहस तेज हो गई है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री राम को लेकर के एक विवादित बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो चोरों की अपने मंदिर को नहीं बचा सकता वो कैसे आपको बचाएगा। पहले आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर के इस वक्त राजनीतिक और धार्मिक हलकों में बहस तेज हो गई है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो धार्मिक जो साधु संत हैं और जो भगवान राम के चाहने वाले हैं उन्होंने कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद उनको घेरने का काम किया है। पहले वो बयान सुनाते हैं आप। करोड़ों करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? सवाल उठता है। साफ तौर पर आप सुन रहे थे किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे और साफ तौर पर आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सुना और आपने देखा कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य एक श्री राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर के जो इस वक्त कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना हुआ है उसको लेकर के लगातार किस तरीके से बयान दे रहे थे और कहीं ना कहीं इसके बाद एक बहस तेज हो गई है और उस बहस में कहीं ना कहीं एक नई बहस को जन्म दे दिया और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि आखिरकार क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरीके से बयान देते हैं जो कहीं ना कहीं एक बार लोगों को मन में आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि राम मंदिर और श्री राम ये कोई नाम नहीं है बल्कि ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और इसी को लेकर के फिर से जब ये बयान सामने आया तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर अभी जो है जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है और कहीं ना कहीं कुछ साधु संत सन्यासियों ने उनके ऊपर इनाम की भी घोषणा कर दी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ये जो बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो कि पूर्व मंत्री हैं, वो बसपा में भी रहे हैं, बीजेपी में भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार भी पेश कर दिया था। ऐसे में कद्दावर नेता लगातार करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ कैसे इस तरीके से खेल सकता है, ये एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के न सिर्फ धार्मिक हलकों में बल्कि राजनीतिक हलकों में भी बहस छिड़ी हुई है और इस बहस के तहत कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बार बार आता है कि आखिरकार क्यों ये राजनेता धार्मिक मामलों में कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं है। शायद यही कारण है कि इस बयान के बाद अब उनकी तीखी आलोचना हो रही है, जगह जगह उनके इस बयान का विरोध भी हो रहा है और साधु संत सन्यासी भी उनके इस बयान पर कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़े हुए हैं। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, मैं रायबरेली की अगर बात करूं या पूरे उत्तर प्रदेश की, कहीं ना कहीं मैं जब खबरों पे आता हूं तो कुछ मेरे पास एक होता है, लेकिन आईबीसी 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता जो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। एक ऑडियो हमारे पास, मैं वो ऑडियो की चंद कुछ सेकंड है जो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सुनाऊंगा। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, आईबीसी 24 या हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। पहले वो ऑडियो सुनिए आप। एक ऑडियो है हमारे पास, मैं वो ऑडियो सुनाना चाहूंगा आपको और अपने दर्शकों को। जी हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब। सुशील सिंह बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। जी भाई। सुशील सिंह बात कर रहा हूँ जयवीन से। जी भाई बताएं क्या हाल चाल है? ठीक है, कहाँ पर हो इस समय? भाई इस समय क्षेत्र में हूँ भाई, अब बताएं आदेश करें हमारे कोई सेवा। ये सम्राट चौधरी को अपने उस दिन जब गाड़ी से जा रहे थे तो आप ही थे क्या? वीडियो बोले कि हाँ, हम ही लोग थे भाई उस दिन। क्यों, ऐसा क्यों? वो जवाब नहीं दे रहे ना, कोई निकल गए, वो जवाब देना चाहिए ना उनको भाई। बराबर। एक बात बताऊँ मैं आपको? जी भाई। एक बात बताऊँ मैं आपको? जी भाई, दो, एक क्यों? आप इसी जान लीजिए, इनकाउंटर हम लोग के जानकारी में हुआ है। जी ठीक है जी। और दोबारा उनसे नहीं पूछना, बाकी सोच लेना क्या है। हम ज्यादा आवाज नहीं करते हैं, बात कम करते हैं। मतलब तो ये धमकी दे रहे हैं क्या सुशील भाई? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूँ।
मुझे सीएम सर ने लाइक करके बोल दो और वीडियो डिलीट कर दो। वीडियो नहीं डिलीट करना है, नेक्स्ट टाइम से हमसे भाई बात तुम्हारे नहीं करनी। भाई तुम्हारे कहने से वीडियो डिलीट करूंगा क्या मैं? क्या धमकी दे रहे हो क्या मुझे कि वीडियो डिलीट कर दो? क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन रहे हो? मैं ज्यादा नहीं बोलता। मैं बोलो धमकी दे रहे हो क्या कि मुझे भी मार दोगे जैसे भरत तिवारी को मरवा दिया तुम लोगों ने, अनुज अवस्थी को मरवा दोगे क्या? हाँ, सेम प्रॉब्लम। नहीं नहीं, जैसे तुमने भरत तिवारी को मरवा दिया, अनुज अवस्थी को भी मरवा दोगे क्या? उस लायक था, उस लायक था। नहीं नहीं, तो तुमने तो क्या तुम मुझे भी मरवा दोगे क्या सवाल पूछने पर? वही नहीं, सवाल पूछो लेकिन हमारे सीएम सर से ऐसा डायरेक्ट मत पूछो। नहीं नहीं, क्यों भाजपा राजतंत्र है क्या उसका? वो उसको जनता ने नहीं चुना क्या भाजपा को? पार्टी का सदस्य हूँ, सीएम सर के काम के साथ में रहता हूँ। मेरे को आया फोन आया, मेरे को नहीं वीडियो तो आया, काम तुम्हारा- करना तो मेरा भी इनकाउंटर करवा देना तुम। मैं नहीं मैं करवा दे- मैं अनुज अवस्थी हूँ और जब इच्छा हो लखनऊ में हमारा इनकाउंटर करवा देना, जैसे भरत तिवारी को तुमने इनकाउंटर करवा दिया। हत्या देखिए अखंड, आपने पूरी वारदात सुनी, हमारे दर्शकों ने भी सुनी। हमारे साथ पैनल पे भी है। इनका पूरा नाम अनुज अवस्थी है, रायबरेली के थाना शिवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत है और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और ठीक ठाक तो इनका अपना एक यूट्यूब पर चैनल है, फेसबुक, सोशल मीडिया पर हर जगह इनका अपना बी भारत समाचार करके इनका अपना वो है चैनल है। हम किसी चैनल को किसी उसको पुष्टि नहीं करते, किसी चैनल के प्रमोट नहीं करते। फिर एक बार बोलूंगा, मैं किसी या IBC 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। हम बार बार रिपीट करेंगे। हम जानेंगे अनुज अवस्थी के, आपने पूरा मामला अखंड जाना, मैं थोड़ा विस्तार में दो संक्षेप बताना चाहूंगा कि पूरा मामला आपने जैसा सुना कि भरत तिवारी बिहार से जुड़ा हुआ मामला है और इसके साथ जिनके साथ ये वाकया, जिनके पास ये फोन है, इनके पास ये फोन नंबर है और इनके पास ये, लेकिन हम एक बार फिर कहेंगे कि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से पत्रकार को एक अब इस तरीके के फोन आ रहे हैं और इस तरीके की धमकियां मिल रही है कि आपके साथ भी ये कर दिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं गलत है। और जिस तरीके से सवाल पूछा है, क्या सवाल था, क्यों ये फोन आया, हम अनुज अवस्थी जानते हैं। अनुज, स्वागत है आपका IBC 24 पर। और क्या हुआ था आपके साथ, पूरा वाकया बताइए और किस तरीके का ऑडियो है ये? जी सिंह, सबसे पहले तो नमस्कार। मेरा IBC न्यूज चैनल पे आप सबने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मामला आप सबको पता है कि भरत तिवारी का इनकाउंटर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में। तो दरअसल उस दिन हम लोग मौजूद थे बिहार में, तो हमारे एक पत्रकार साथी थे, उन्होंने हम लोगों ने मिलकर सम्राट चौधरी से एक सवाल पूछा था कि आखिर जो फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं कब रुकेंगे। नीट परीक्षा लीक हो रही है, आखिर उनके जो दोषी है उनका इनकाउंटर कब होगा। क्योंकि भरत तिवारी ने तो अपनी पिस्टल फेंक दी थी, उसके बाद भी उसका इनकाउंटर कर दिया गया। हम लोगों ने वीडियो चलाया और वीडियो लगभग वो 1.5 से 2 मिलियन व्यू लोगों ने देखा और लगभग कई चैनलों पे वीडियो पड़ा। वो सम्राट चौधरी ने उस ऑडियो का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, उस बयान का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। जब वीडियो चल गया तो उसके बाद फिर मुझे फोन आता है, सुशील सिंह अपना नाम बताते हैं वो, और वो कहते हैं कि मुझे सम्राट चौधरी के पास से फोन आया है और मैं उनके साथ चलता हूँ और वो जो आपने वीडियो डाला है उसका डिलीट कर दीजिए। तो मैंने कहा क्यों? तो हमने कहा देखिए इतना बड़ा सवाल। तो उन्होंने हमसे कहा कि जो भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है उसके बारे में हम लोग जानते थे पहले से और हम लोग की जानकारी में इनकाउंटर हुआ। तो हमने कहा कि आप ऐसे भी किसी का इनकाउंटर करवा देंगे, तो ऐसे तो फिर आप मेरा भी इनकाउंटर करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो नहीं हटाएंगे तो फिर आपके लिए कुछ गलत हो जाएगा। तो हमने कहा एक काम करिए, आप वीडियो तो नहीं हटाएंगे हम, आप मेरा इनकाउंटर करवा दीजिए। क्योंकि अब लखनऊ में उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, अब आप वहां से आके मेरा यहाँ इनकाउंटर लखनऊ में करवा दीजिए। ये बातचीत हमारी उनकी हुई थी। जी अखंड, कैरी ऑन प्लीज। अनुज जी, एक्चुअली एक सवाल है आपसे, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग की ऑडियो सुन रहे थे, क्योंकि हम तो पुष्टि नहीं करते कि ऑडियो किसकी है, इंद्रवीर ने भी बताया है। शुरुआत की अगर ऑडियो में देखेगा तो जैसे लगता है कि आपसे उनकी पहले भी बातचीत हो चुकी है, क्योंकि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं। नहीं सर, हम लोग का क्या होता है कि हम लोग किसी से मुलाकात बात करते हैं। अनुज जी पहले सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। हम ये नहीं कह रहे, आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारा काम है कि जो चीजें होनी सारी चीजें सही आए, किसी भी प्रकार का किसी के मन में भ्रम ना पैदा हो। आपने शुरुआत की ऑडियो को आपने सुना भी होगा, आप हमारे साथ जुड़े हुए शुरू से, तो आपने जिस तरीके से बात की तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप उनको बिल्कुल जानते हो और आपकी बात उनसे पहले भी हो चुकी थी। फिर बाद में ऑडियो के बीच में आपका पारा हाई होता है, आप उनसे कुछ ऐसा कहते हैं कि एनकाउंटर मेरा भी करा दो। बात ये नहीं है कि कौन किसका एनकाउंटर करा दे रहे हैं किसी के हाथ में, ऐसा नहीं कि हर जगह यही होता है कि पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस किसी का भी एनकाउंटर कर रही है। हमने भी कई ऐसी जगह देखा है अपराधियों के ही एनकाउंटर हुए हैं, हम ये नहीं कहते। और आपने जिस तरीके से बताया कि बिहार से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और बिहार के व्यक्ति ने आपको फोन किया, ऐसे तो कोई किसी का भी नाम लेके कुछ भी कह सकता है। आप भी तो अनुज जी, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और आप भी देखते हैं कि सोशल मीडिया में तो बहुत सारी फेक चीजें चलती हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक अभी खबर चल रही थी, अभी उस पर कहीं ना कहीं एक खंडन आया है। थोड़े दिन पहले अभी
उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी खबर चलानी पड़ी थी कि एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर के कि कुछ ऐसा नहीं है, उस पर भी खंडन आया था। तो देखिए अनुज जी, पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है या उस व्यक्ति की कोई आपके पास फुटेज है या आपकी उसके साथ कोई बातचीत हुई है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी फोन कर सकता है और आपके किसी का भी नाम ले सकता है। आप जानते हो कि आपने सम्राट चौधरी के साथ उसको देखा था, जिस व्यक्ति ने आपको फोन किया, या आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप हमें प्रोटेक्ट करें, हम भी दिखाएं। नहीं, मैंने नहीं देखा। उस व्यक्ति का फोन आया मेरे पास, उसका नंबर मेरे पास मौजूद है। और अनुज जी वही देखिए, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो किसी भी तथ्य को रखने से पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया तो भ्रामक खबरों को फैलाने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है। अगर हम किसी ऑथेंटिसिटी पे बात ही नहीं करेंगे, ऑथेंटिक चीज को हम फ्लो ही नहीं करेंगे, कोई भी हमको फोन कर देगा। अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अनुज जी ने मुझे फोन कर दिया और कोई बात कर ली, मैं आपको जानता तक नहीं हूं, तो क्या मैं मान लूंगा कि अनुज जी ने सीएम योगी के यहाँ से फोन करवाया था? अभी हमारे साथ इंद्रवीर भी जुड़े हुए थे। इंद्रवीर ने अभी खबर की थी रायबरेली से, एक फौजी थे, उन्होंने एडीएम के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन, ऑफिस से फोन आया है। हमने डायरेक्ट कॉल की थी एडीएम कार्यालय, इंद्रवीर ने खुद ही कॉल की थी और लाइव हमने बातचीत की। उन्होंने सारी चीजें बताई कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी भी चीज को किसी से कनेक्ट करने से पहले हमें उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए अनुज जी। और अगर बिल्कुल सीएम का, अनुज जी पहले सुन लीजिए, किसी भी सीएम के ऊपर अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं, तो अगर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उसने कह दिया मैं उनके जानने वाला व्यक्ति हूं, आप उनसे मिले हो, आप उनको जानते हो कि व्यक्तिगत तौर पर सम्राट चौधरी नहीं बल्कि किसी के साथ भी, सीएम योगी के साथ भी कई लोग फोटो खिंचवा लेते हैं, डिप्टी सीएम के साथ कई लोग फोटो खिंचवा लेते हैं, कई मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, बातचीत करते हैं, उसका कोई ऑडियो कर देगा, मैं उनका समर्थक बोल रहा हूं, आपने गलत किया तो ऐसा हो जाएगा। क्या आप ये मानते हो सही है? जी, मैंने इस पूरे मामले पर 1076 पे कंप्लेंट भी लिखाई। मैंने 1076 पे फोन किया और जो पूरा नंबर था उस नंबर को दिया। हमने पूरा प्रकरण को 1076 पे अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पे हमने उसकी कंप्लेंट बाकायदे की है और जिसकी पुष्टि मेरे पास मैसेज के तौर पे शाम को है कि आपका जो पूरा मामला है ये आपके लोकल थाने को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है और इसकी जांच इस नंबर की जा रही है। जैसे मेरे पास फोन आता है मैं तुरंत ही इसकी कंप्लेंट 1076 पे करता हूँ और मैंने उसको कई बार फोन किया और उसके पास कई अन्य लोगों ने भी फोन किया जिसको उन्होंने बताया उसने कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और चूंकि उन्होंने इस वीडियो को डाला था इसलिए मैंने उनको फोन किया कि वीडियो डिलीट कर दीजिए और मैं संबंधित रखता हूं। और लोगों ने भी फोन किया उनके पास जिनको अगर मैं एक चीज आपको थोड़ा सा अनुज को रोकूंगा बीच में, मैं थोड़ा सा इनके ये एक ऐसे मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हम किसी की तारीफ, मैंने कहा हम किसी को प्रमोट नहीं करते, पहली चीज। दूसरी चीज अखंड ये एक ऐसे मीडिया इन्फ्लुएंसर है रायबरेली के, अगर मैं बात करूं तो ठीक ठाक अपने फॉलोअर है और मैं बात करूं तो ये एक ऐसे वो है जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिलने भी जाते हैं और कई बार ये मिल के भी हैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से। तो कहीं ना कहीं बात वो नहीं है खंड, लेकिन किस तरीके से भाजपा को बदनाम हो सकता है कि जी उनके पास फोन आया वो भाजपा को बदनाम करने की साजिश हो। अनुज मैं आपको ये भी कहूंगा कि हो सकता है जब तक इसकी पुष्टि ना हो, अखंड जी का भी कहना सही है कि जब तक इसकी पुष्टि ना हो तब तक आप अपनी तरफ से कोई रिएक्शन ना दीजिए और इसकी जांच जब आपने कंप्लेंट कर दी है ऑलरेडी तो वो होगी। और रही बात हम इस खबर को लेकर के क्यों आए हैं आज इतने बड़े पैनल पे, क्योंकि हम किसी भी पत्रकार, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो चाहे वो किसी चैनल का मीडिया कर्मी हो, हमारा मतलब ये है कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम उसकी आवाज बने और उसकी आवाज साथ साथ आप खुद अपनी आवाज में बड़ी बुलंद आवाज है आपकी तो उसके साथ आप खुद ही चाहते हैं कि एक दूसरे के लिए खड़े रहे और खासकर जिसके साथ परेशानी है, जो परेशान है उसके साथ हम खड़े रहे। हम एक ऐसे न्यूज चैनल से है जो पारदर्शिता रखता है और हमेशा भी ऐसी चीजें रखते आएंगे सामने। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब तक जांच ना हो जाए तब तक आप भी अपनी तरफ से कोई रिएक्शन ना दें और हम और ऐसे तमाम सारी मीडिया कर्मी आपके सपोर्ट में थे और हैं और आगे भी रहेंगे। जी अनु बिल्कुल अनुज, एक चीज आप नहीं अनुज जी, एक चीज और भी देखिए, अगर आप जिम्मेदार हैं और आपकी आवाज अगर रायबरेली में एक बुलंद आवाज है तो आपकी भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। ऐसी किसी भी घटना पर कोई प्रतिक्रिया ना दीजिए और आप पहले कम से कम कंप्लेन कराइए, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर अगर आप बिना जांचे परखे किसी चीज को आगे लेके जाएंगे अनुज जी तो चीजें गड़बड़ होंगी। इससे ना सिर्फ चीजें खराब होती हैं बल्कि अपने आप में भी, अपने ऊपर भी लोगों को सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार हमने बिना किसी ऑथेंटिसिटी के, बिना किसी जानकारी की चीजों को आगे कर दिया। तो अनुज आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि आप भी जुड़े हुए हैं और मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी का हमें बखूबी निभाना चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे अनुज? मैं एक सेकंड और लूंगा अनुज, कुछ और कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? जी, हम लोग चूंकि अब देखिए बिहार का इतना बड़ा मुद्दा है और मैं उस मुद्दे पर तो कुछ बोलना चाहता हूँ, भरत तिवारी के मुद्दे पर।
हम लोग भरत तिवारी का मुद्दा कवर करने गए हैं बिहार, चूंकि हम लोग रायबरेली से बिहार तक कवर करने गए हैं, तो क्या किसी पत्रकार का किसी मुख्यमंत्री से सवाल करने का अधिकार नहीं क्या? तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल है, और डंके की चोट पे करते हैं हम लोग। आप अनुज जी एक चीज ये जानिए, आपने किया, आप स्वतंत्र हैं, आप मुख्यमंत्री से नहीं प्रधानमंत्री से भी सवाल कीजिए, राष्ट्रपति से भी सवाल कीजिए, और किसी ने रोका नहीं लोकतंत्र में कि कोई किसी सवाल नहीं कर सकता। और आपने ही अपने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि हमने सवाल किया था, उन्होंने चुप्पी साध ली। वो उनका मन है ना कि उस पर रिएक्शन दे या ना दे, वो अलग विषय है। आपने सवाल किया ना, अगर आपने सवाल नहीं किया होता तब आप ये बोलते कि हम सवाल नहीं कर सकते, या हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। बाकी ये बातें सही है। अभी फिलहाल वहां की भी पुलिस टीम एसआईटी की जांच कर रही है, वहां पर भी रिटायर्ड जज में पहुंच चुके हैं, आप भी जानकारी आप इकट्ठा कर ही रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो मामला है पहले जांच हो जाने दीजिए। अगर कुछ गलत लगता है तो अपनी बातें अपने प्लेटफॉर्म पे रखिए, पर किसी के ऊपर भी आरोप लगाने से पहले कोई ना कोई चीज जो साक्ष्य है उसको इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों का एक बहुत व्यापक रूप में फ्लो करती है। तो इस बात का भी हमें और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें छानना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कोई किसी का नाम लेके तो किसी के ऊपर कर देगा। कल की डेट में आप तो देख रहे हो, आप तो अनुज जी एक बात मैं कह करके, क्योंकि टाइम हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, आज की डेट में साइबर फ्रॉड इतना बढ़ चुका है कि लोग अपने ही घर के परिवार वालों का, अपने दोस्तों का, यारों का हैक करके मोबाइल फोन लोगों से पैसे मांग रहे हैं। तो आप क्या कहोगे कि आप ही का मित्र आपसे झूठी चीजें कर रहा है? तो बहुत सारी चीजें हैं, पहले हमें हर चीज की ऑथेंटिसिटी पता करनी पड़ेगी, पीछे जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जो भी करना वो करना छोटी सी बात चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुज। मैं छोटी सी बात करूंगा, बस मैं एक छोटी सी बात करूंगा, छोटी सी बात। मैं इतना चाहता हूँ कि वो जो बीजेपी के लोग हैं, मैं चाहूंगा कि उस नंबर पर कंप्लेंट वो लोग करें ताकि सच्चाई निकल के सामने आ सके। बस यही मेरा अंतिम सलाह है। आप बिल्कुल पुलिस की कंप्लेंट कराइए। बीजेपी के लोग क्या करेंगे और पुलिस क्या करेगी? देखिए काम पुलिस का है ना, बीजेपी के लोगों का तो है नहीं। आप पुलिस को कंप्लेंट कराइए, पुलिस काम करेगी ना। बीजेपी के लोग क्या करेंगे, बीजेपी के लोग क्या नहीं करेंगे, उससे आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके साथ गलत हुआ है तो पहले आप एक नागरिक हैं और एक जिम्मेदार नागरिक के तहत आप जाकर के पुलिस में कंप्लेंट कराइए। जो भी होगा वो पुलिस उसकी जांच करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल हमारे साथ बने हुए। अनिल कौन सी खबर है? जी अखंड, मैं अखंड बताना चाहता हूं कि जो संभल के जो कचेरुआ में मस्जिद नखाता थाना क्षेत्र में, उसका ध्वस्तीकरण अब से पहले कुछ दिन पहले 30-40% हो गया था, लेकिन कल से लगातार रात्रि भर और कल शाम से लगातार मस्जिद का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी। तो आज जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वो संभल में आ रहा है और उन लोगों से बातचीत करेगा जिन लोगों के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका प्रशासन पर आरोप है कि हमको बिना नोटिस और बिना कोई जानकारी दिए मस्जिद का ध्वस्तीकरण किया गया। अखंड इस समय हमारे साथ में जो शहर अध्यक्ष हैं तौकीर अहमद जी, वो हमारे साथ में मौजूद हैं और जो डेलीगेशन आ रहे हैं हम उनसे जानते हैं कौन कौन से डेलीगेशन में सदस्य हैं जो संभल में आ रहे हैं। जी, कौन कौन से डेलीगेशन है जो कांग्रेस का संभल में आ रहा है और क्या क्या बात है, किन मुद्दों को लेकर डेलीगेशन आ रहा है? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संभल के असमोली थाना क्षेत्र के कसेरुआ गांव में जो सरकार के द्वारा मस्जिद पर कार्रवाई की गई थी, उसी के संबंध में वहां की जानकारी लेने के लिए, वहां के लोगों से मिलने के लिए आज एक डेलीगेशन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहाँ पर पहुंच रहा है, जिसका नेतृत्व हमारे पूर्व सांसद आदरणीय दानिशरी जी कर रहे हैं और दानिशरी जी कुछ ही देर में संभल पहुंचने वाले हैं। उनके साथ पूर्व जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, पूर्व वर्तमान के जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष और पीसीसी मेंबर, इसके बाद एआईसीसी सदस्य और जो हमारे यहाँ के संभल जिले के प्रत्याशी रहे हैं, सभी लोग डेलीगेशन में उनके साथ रहेंगे और कसेरुआ पहुंचेंगे और वहाँ के लोगों से अवगत करेंगे कि क्या मैटर था, किस आधार पर जो है मस्जिद को सरकार ने गिराया है। और जहाँ तक लोगों के द्वारा ज्ञात हुआ है, पता चला है कि कोई नोटिस किसी तरह का भी गांव के लोगों को नहीं दिया गया और अचानक ही सरकार ने कार्रवाई की है, जिससे वहां के लोग भी व्यथित हैं और कांग्रेस का डेलीगेशन भी ये जानने की कोशिश करेगा। अभी हमारे दानिश भाई आ रहे हैं, वो इसमें विस्तृत आपको बताएंगे कि वहां पहुंच करके लोगों से किस तरह से बात करनी है और क्या करना है। जी अखंड, यह थे पूर्व शहर अध्यक्ष तौकीर अहमद जी, जो के डेलीगेशन की जानकारी जिन्होंने दी है, जो कि संभल में उसी कसेरो गांव में पहुंच रहा है, थोड़ी बहुत देर में पहुंचने वाला है, जहां पर के जो मस्जिद थी और अखंड पूरी रात्रि मस्जिद का ध्वस्तीकरण प्रशासन द्वारा किया गया है। अखंड एक सवाल ये भी है, क्योंकि आपने तो संभल में लगातार खबरें दिखाई हमारे दर्शकों को और आपने बताया भी है कि प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता है। यहाँ पर आरोप लगा रहा है कि किसी तरीके की नोटिस नहीं थी, लेकिन जब भी पहले आपने खबरें बताई हैं तो उसमें आपने बताया है कि
नोटिस दिया और कुछ लोगों ने भी डिमोलिश किया है, खुद से भी तोड़ा है। तो क्या इस मामले में प्रशासन की तरफ से क्या इस मस्जिद को कोई नोटिस नहीं दी गई थी पूर्व में? जी, अखंड प्रशासन की तरफ से प्रशासन का कहना है कि हमने जो मस्जिद कमेटी के लोग थे उनको पूर्व में ही नोटिस दिया है और जानकारी दी है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का, ग्राम वासियों का, मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि ना तो हमें समय रहते कोई जानकारी दी गई, ना ही इस तरह का कोई हमको समय दिया गया कि जो साक्ष्य थे वो हम कोर्ट में या फिर प्रशासन को हम सौंप सकें। अखंड हाँ बिल्कुल अनिल, एक बड़ा सवाल उन लोगों की तरफ से जिन लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया, लेकिन प्रशासन का भी साफ तौर पर कहना है कि हमने नोटिस दी थी और हमने पहले भी देखा है, दर्शकों को भी दिखाया है कि संभल में किसी भी कार्रवाई से पहले नोटिस जरूर दी जाती है। और लखनऊ में भी जो अग्निकांड हुआ है, यहाँ पर भी एक नोटिस छपा है बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के आदेश को लेकर के। अगर संतुष्टि कहते हैं कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है बिल्डिंग मालिकों की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी ध्वस्तीकरण का कार्रवाई की जा सकती है। सवाल यही बना हुआ है। एक काम कीजिएगा कि अगर एक बार हो सके तो जिला अधिकारी से जरूर इस पूरे मामले में बातचीत कीजिएगा और पूछिएगा, उनका पक्ष जानिएगा कि आखिरकार इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है और चाहे वो आप इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू होगी, तो आखिरकार इस मामले की सच्चाई क्या है? क्या सच में जिला प्रशासन ने उस मस्जिद को अवैध होने का नोटिस जो भी थी, क्या उसको नोटिस दिया था? उसके ध्वस्तीकरण को लेकर के नोटिस दिया था या नहीं दिया था? इसको लेकर के जरूर सवाल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अखंड सोचने वाली एक बात ये भी है कि कचेरो गांव में एक सिर्फ और सिर्फ यही मस्जिद थी जिसमें लोग नमाज अदा करते थे, इसके अलावा ना ही वहां पर कोई मस्जिद है। बड़ा सवाल यह है कि लोग इबादत अब कहाँ करेंगे? एक मस्जिद थी, उसका भी ध्वस्तीकरण हो गया है। हाँ बिल्कुल, बड़ा सवाल है, लेकिन अनिल, इस बात की इजाजत हमारा ना तो संविधान देता है, ना ही कानून देता है कि आप किसी अवैध जगह पर, अगर गलत जगह पर है, कुछ भी है, तो वहां पर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, नियमता होनी चाहिए। और अगर कुछ गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ये गलत काम किया है, क्योंकि इबादत सबके लिए है, इबादत गाह है, वो वहां पर पूजा स्थल है किसी का, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, अपने खुदा को वो याद करते हैं उनके। लेकिन कम से कम अगर इस जगह पे कुछ गलत हुआ है तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन का भी आप जरूर पक्ष लीजिएगा, आखिरकार ये वजह यहाँ पर ये जो इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी, तो इसके पीछे वजह क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। सॉरी, माफ कीजिएगा। आगे ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, ज्ञानेंद्र कौन सी खबर? बिल्कुल अखंड, देखिए दो खबरों से शुरुआत करेंगे। पहली बड़ी खबर है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पिता आज सुबह तकरीबन 5 बजे से ही नजरबंद कर दिए गए हैं और कल हम लोगों का अंदेशा था कि कल देर शाम से ही नजरबंद कर दिए जाएंगे। हर बार देखा जाता था कि 3 दिनों पहले ही नजरबंद कर दिए जाते थे, लेकिन प्रशासन ने कल प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने एक आदेश देर रात जारी किया। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह सुबह 5 बजे से ही नजरबंद कर दिए जाएंगे। अपने भद्री किला में नजरबंद रहेंगे, जिसमें 13 लोग हैं, जिसमें उनके सबसे खास माने जाने वाले निर्भय सिंह और 13 लोगों में 2 से 3 लोग तकरीबन राजा भैया के भी जो करीबी हैं और राजा उदय प्रताप सिंह के भी करीबी हैं, उनको भी नजरबंद किया गया है। पिछली बार ये देखा गया था कि 11 लोगों को नजरबंद किया गया था और उससे पहले नजरबंद की कार्रवाई थोड़ी सी डिले हुई थी, जिसके कारण वो 3 से 4 दिनों तक तहसील के धरने पे बैठ गए थे, गेट पे और वो काफी विवाद उठा था 2023 में इस मामले को लेकर के कि 2015 में जिस रोड से ताजिया गुजरती है उसी रोड पे एक बंदर, जो कि हनुमान जी का मंदिर था, वहां पे उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह ये अड़ जाते हैं कि हमको यहीं पे भंडारा करवाना है। देखिए प्रयागराज टू लखनऊ वो नेशनल हाईवे है और शेखपुर आशिक उसी हाईवे पे ही पड़ता है और उसी हाईवे पे ही मंदिर भी पड़ता है। और उसी दौरान अब वो लगातार जिद पे अड़े रहते हैं कि हमको यहीं पे ही भंडारा करवाना है, लेकिन प्रशासनिक अमला ये जिद पे रहता है कि हम आपको भंडारा नहीं करने देंगे। लेकिन 2015 से अभी तक भी एक बार भी भंडारा नहीं हो पाया है। इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हर जगह मामला विचाराधीन भी है और जिद पे राजा उदय रहते हैं। उनके साथ उनके जो सबसे खास व्यक्ति कहे जाते हैं निर्भय, वो भी उनके साथ नजरबंद रहते हैं, लेकिन निर्भय को थोड़ी सी छूट दी जाती है क्योंकि देखिए उस मंदिर पे सुबह और शाम आरती होती है, तो आरती के लिए निर्भय को
जो है छूट मिलती है, लेकिन वो भी उसमें पीएससी बल, फोर्स और सीओ एडिशनल रैंक के अधिकारी उनके साथ जाते हैं। निर्भय अकेले रहते हैं, हनुमान जी की आरती करते हैं, लेकिन निर्भय भी उसी समय जाना चाहते हैं जिस समय ताजिया उस मंदिर के सामने से गुजरती रहती है। उसी दौरान वो आरती करने की भी जिद करते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए 13 लोगों को नजरबंद किया गया है और कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि जिला छोड़ने का आदेश, जैसे कि चुनाव के दौरान रेड कार्ड, येलो कार्ड प्रधानी चुनाव और विधानसभा या सांसदीय चुनाव के दौरान रेड कार्ड बांटे जाते हैं, वैसे कुछ लोगों को रेड कार्ड बांटे गए हैं कि आप ये जिला छोड़ करके बाहर जा सकते हैं जब तक मुहर्रम समाप्त ना हो जाए। तो आज सुबह 5 बजे से कल देर रात तक 9 बजे तक उनको नजरबंद किया गया है। बद्री किला में तो टोटल 8 गेट हैं, तो 8 के 8 गेट पर जो है पुलिस तैनात कर दी गई है, जिसमें फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, प्रयागराज समेत प्रतापगढ़ की भी फोर्सेस, रायबरेली से भी फोर्सेस बुलाई गई है। ये पूरे जिले केवल एक विधानसभा और एक विधानसभा के सिर्फ एक गांव में मौजूद रहेंगी और वहां पे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पिता के लिए। तो ये हर साल का जो है प्रशासन का नियम रहता है, लेकिन 2023 में जो लापरवाही बरती गई थी, जिस तरीके से राजा उदय प्रताप सिंह आकर के तहसील के गेट पे धरने पे बैठ गए थे, उस दौरान के एसपी सतपाल अंतिल और संजीव रंजन जो कि डीएम थे, वो लोग मनाने भी जाते हैं, परंतु वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। कई लोग उनको मनाने को लिए आते हैं, भाजपा के नेता भी, भाजपा के मंत्री भी, और साथ ही साथ प्रयागराज जोन के एडीसी, आईजी, कमिश्नर और यहाँ तक कि लखनऊ से हाई लेवल के लोग भी आते हैं, परंतु राजा उदय प्रताप सिंह मानने को तैयार नहीं होते हैं। कल नजरबंद तो नहीं किया गया था, लेकिन उनके भद्री किला पे फोर्स तैनात कर दी गई थी। और सबसे बड़ी चीज होती है कि जब पूरा मामला चलता रहता है तो उनके सुपुत्र और उनके नाती कोई भी ना भद्री किला में मौजूद होता है और ना ही बेती किले में मौजूद होता है। तो साफ तौर पर ये देखा जाता है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार है पुलिस की कब तक होगी है, मतलब कब तक नजरबंद रहेंगी, क्या कल भी नजरबंद रहेंगी? बिल्कुल वही मैंने आपको बताया, आज सुबह 5 बजे से लेकर के कल देर रात 9 बजे तक, जब तक मुहर्रम का जुलूस खत्म नहीं हो जाता। देखिए, हर एक जगह का मुहर्रम के जुलूस का अलग है। शहर की बात करें तो सुबह दोपहर 1 बजे के आसपास से जुलूस उठता है और रात्रि 8 बजे तक चलता है। और शेखपुर आशिक में अगर बात करें तो जुलूस जो है तकरीबन 11 बजे के आसपास उठता है और वहां से चलते हुए तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का सफर होता है। ये शाम 6 बजे तक चलता है। तो हर एक एरिया का, हर एक रूट का अलग अलग टाइमिंग है, लेकिन शेखपुर आशिक में सुबह 11 बजे के आसपास से ताजिया उठेंगी, शाम को 5 से 6 बजे के आसपास उनको दफन किया जाएगा। और जब तक दफन नहीं हो जाता है और जब तक इनका मातम चलता रहता है, तब तक उनको नजरबंद करने का आदेश दिया गया है। लगातार प्रशासनिक अमला जो है वहाँ कैंपेनिंग की हुई है। अब आपको ये भी बताते चले कि आज सुबह 5 बजे से जब से नजरबंद किया गया है, प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी और प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक वहाँ कैंपेन कर लेते हैं। तो साफ तौर पे ये पहली बार नहीं हुआ है कि कैंपेन वहाँ करते हैं। वहाँ अलग से वहाँ पे टेंट लगाए जाते हैं, जैसे कि वहाँ पे वो यहाँ के उच्च अधिकारी रुकते हैं। साफ तौर पे एडीजी प्रतापगढ़ में डेरा डाल लेते हैं, आईजी प्रतापगढ़ में डेरा डाल लेते हैं। अगर बात करें तो प्रयागराज जोन के जितने भी अधिकारी होते हैं वो प्रतापगढ़ में आकर के डेरा डाल लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक विधानसभा के एक गांव के लिए, वो भी राजा उदय प्रताप सिंह के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि कहीं ना कहीं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का पिता जो है वो आरएसएस से काफी लगाव रखते हैं। और देखा गया था राम मंदिर जब बन रहा था तो योगी जी को उन्होंने धन्यवाद किया था और राम मंदिर में जो उन्होंने दान भी किया था। तो साफ तौर पे कट्टर हिंदू के नाम से जाने भी जाते हैं। उनके पोस्ट देखे जाए एक्स हैंडल पे लगातार वो जो है पोस्ट करते रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ।
खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। तो इसको भी लेकर के कहीं प्रशासनिक अमले के हाथ पांव फूले रहते हैं, कहीं हिंदू बनाम मुस्लिम ना हो जाए। तो ये बहुत ही चीजों को ध्यान में रखा जाता है। जब 2023 में 48 घंटों से ऊपर वो धरने पे बैठे थे, 48 घंटों तक उन्होंने जल तक, ये कहा जाता है जल तक नहीं ग्रहण किए थे। हम लोगों ने भी तकरीबन 3 से 4 दिन तक कुंडा तहसील में ही डेरा डाला था। घर तक आने की मौका नहीं मिलता था। और क्योंकि देखिए राजा भैया का नाम जुड़ा है और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पिता है, तो पूरा कुंडा उन जाता है। तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ध्यान में रखते हुए माफी चाहूंगा, ये जरूर ध्यान रखता है कि जितनी फोर्सेस अवेलेबल हो सके उतनी फोर्स जो है लगाई जा सके। पीएसटी की भी तकरीबन आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और कहीं ना कहीं लगाई जाती है, 10 बटालियन प्रशासन के लिए, और इस चुनौती से पार पाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद भी और ज्ञानी भी बता रहे हैं। पल पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज बड़ा इवेंट है। और इस बड़े इवेंट पे क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जाना जाता है प्रतापगढ़, वो भी भद्री किले से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला होता है तो अपने आप में एक बड़ा मामला है। और फिलहाल तो जिला प्रशासन है पूरी तरीके से मुस्तैद है, एक्टिव है। मुहर्रम का समय है और आज से लेकर के कल देर रात 9 बजे तक नजरबंद रखने की बात ज्ञानी ने बताई है। अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बना रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरविंद दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए रामपुर से। अरविंद, कौन सी खबर है रामपुर से? जी बिल्कुल अखंड, मैं देखिए आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो चल रहा है, तो उसी को लेकर के रामपुर में एक आसिम ट्रेडर्स के यहाँ मैं मौजूद हूँ, जहाँ लोगों ने काफी इस योजना का लाभ उठाया है। सीधे हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। इस समय मेरी मौजूदगी यहीं आसिम ट्रेडर्स पर है। जी भाई साहब, जिस तरीके से ये हर घर बिजली योजना भी चल रहा है, तो इसमें कितने लोगों ने इसमें लाभ उठाया? हाँ, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारा यूपी में दूसरा नंबर है और रामपुर में पहला नंबर है। हमने अब तक 1600 साइटें लगभग कंप्लीट कर दी हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में। और इसमें जो है हमने सबसे पहले कस्टमर का विश्वास ही जीता है कि कस्टमर ने जैसे कहा वैसे काम हमने करके दिया है। अच्छा, तो इसमें क्या प्रोसेस रहता है ये बताइए। इसमें 3 किलोवाट का जो सिस्टम है ऑन ग्रेड, तो उसमें 1,08,000 की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है और 1,80,000 रुपये का ये सिस्टम लगता है, जिसमें कस्टमर को 72,000 रुपये देना होता है 3 किलोवाट। अच्छा, इसमें अलग अलग क्या कुछ है, क्या 1 किलोवाट या 3 किलोवाट, क्या कितने? इसमें 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक है। 2 किलोवाट भी लग सकता है इसमें। और इसमें जो है आप हाइब्रिड भी लगा सकते हैं। लाइट जाने के बाद हाइब्रिड भी आता है। 3 किलोवाट हाइब्रिड 2,20,000 रुपये का है। उसमें 2 बैटरी होते हैं और इन्वर्टर होता है हाइब्रिड और पैनल होते हैं। अच्छा, अब तक कितने लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया आपके द्वारा? हमारे द्वारा जो लोगों ने लाभ उठाया है, अब तक 1 साल के अंदर अंदर हमने 1600 कस्टमरों के घर तक हमने सोलर पैनल लगा दिए अब तक। अच्छा, वहीं अगर हम बात कर लें कि ये जो सोलर पैनल आप घर पहुंचवाते हैं, तो इसका क्या चार्ज लिया जाता है या ये निःशुल्क है? क्या ये निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। 1,80,000 रुपये कस्टमर हमें या नगद देते हैं या वो लोन कराते हैं। फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है इसमें। अच्छा, जैसे जो फाइनेंस कराते हैं, तो उसकी सब्सिडी जो है वो कितने समय में उपभोक्ता के अकाउंट में आ जाती है? सब्सिडी 78,000 की सब्सिडी 1 से 1.5 महीने के अंदर आ जाती है और जो 30,000 की राज्य सरकार की सब्सिडी है वो 2 से 2.5 महीने के अंदर आ जाती है कस्टमर के खाते में। अच्छा, तो ये टोटल कितने अमाउंट कितनी होती है इसकी 3 किलोवाट की 1,80,000 होती है। 1,08,000 की सब्सिडी आ जाती है और कुल 72,000 रुपये कस्टमर को देने होता है। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे आसिम, जिन्होंने बताया कि अब तक 1 साल के अंदर इन्होंने 1600 से अधिक जो है सौर पैनल का जो लाभ ये इन्होंने लोगों को दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। बहुत बड़ी योजना है और कहीं ना कहीं इससे सीधे कनेक्ट होते हैं सभी लोग, और इसका लाभ अगर हर व्यक्ति तक मिल जाएगा तो अपने आप में बड़ी बात है। और इसमें सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट सब्सिडी भी है और इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आने वाले समय में ऊर्जा को लेकर के एक बड़ा सपना देखा गया है, उसकी भी मांग है, वो कहीं ना कहीं से पूरी होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरविंदर, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे भी हमारे साथ बने हुए सुल्तान, ऐसी भी कौन सी खबर है? लाइट की बनी हुई है। विद्युत अघोषित कटौती को लेकर के जनपद भर में और देहात क्षेत्र में भी
रात रात भर लाइट गायब रहती है, दिन में भी लाइट गर्मी, ये प्रचंड गर्मी का जो इसमें चल रहा है, उसके बाद भी लाइट की स्थिति इतनी डामाडोल है कि लाइट कटने पर कोई अता पता नहीं रहता है, लाइट का कोई शेड्यूल नहीं है, कब काटते हैं, और काटने के बाद रात रात भर दिन भर लाइट गायब रहती है, जिससे बिजली विभाग से त्रस्त लोग जो है जगह जगह जो है अपनी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही कह रहे हैं कि इतनी बिजली कटौती हर गर्मी के माह में नहीं होती थी जितना 2026-17 में बिजली की कटौती की जा रही है। बिजली विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं? बिजली विभाग के अधिकारी का एक ही कहना है कि ओवरलोड है, केबलें हमारी भ्रष्ट हो जा रही हैं, शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। उनका ये कहना है कि बिजली विभाग ओवरलोड हमारी लाइनों को बहुत ज्यादा है। इसका कुछ विकल्प निकालना चाहिए। ओवरलोड हो जा रहा है, लोगों को समस्याएं हो रही, इतने घंटों की अगर कटौती होगी इस भीषण गर्मी में तो अपने आप में लोगों को परेशानी और समस्या बनी रहेगी। इसके लिए क्या विकल्प हो सकता है, इसके बारे पर आपको काम करना चाहिए। थोड़ा ना बताना, एक्सक्यूज देने थोड़ी ना आपसे कोई आएगा कि ओवरलोड हो जा रहा है हम क्या कर सकते हैं। ओवरलोड हो रहा है ये तो आपको पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए ना। जब मांग बढ़ती है तो आपको उसको पूर्ति करनी होगी। उसके लिए क्या तकनीक अपनानी है, किस तरीके की तैयारी करनी है, क्या प्रक्रिया अपनानी है, उसके बारे में आपको सोचना होगा कि आप आकर के एक्सक्यूज दे देंगे कि बहुत ओवरलोड हो रहा है इसलिए सब कुछ खराब हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग के अधिकारियों को देखना चाहिए कि गर्मी में, भीषण गर्मी में कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा मांग होती है तो कैसे बिजली मुहैया कराई जाए। ये थोड़ी ना है कि आपके सामने समस्या आ जाएगी तो आप बता देंगे, हाथ खड़े कर देंगे, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। और दूसरी समस्या ये है, जो नंबर इनका दिया गया है, लोगों का ये कहना है कि वो फोन आप लगाते रहिए, या तो स्विच ऑफ बताएगा या नॉट रीचेबल, या जब समस्या के लिए अधिकारी कह दे रहे हैं कि वो ओवरलोड हो जा रहा है, हम क्या कर सकते हैं, तो फोन कहां से उठेगा? तो सबको पता है कि लाइट चली गई, सब इसीलिए फोन कर रहे हो, तो फोन कैसे उठाएंगे? ये तो साफ तौर पे, ये तो हम लखनऊ में भी कभी कभी देखते हैं, जब ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं तो लोग फोन करते रहते, कोई नहीं उठाता। फिर भी एक बार एसपी सिंह चीफ इंजीनियर से बात कीजिएगा, पूछिएगा कि इस एक्सक्यूज से क्या फायदा जब लोगों को इस भीषण गर्मी में राहत देने के लिए आपके पास कोई उपाय ही नहीं है। अगर आप कह देंगे कि ओवरलोड हो गया, इस समस्या से समाधान मिल जाएगा लोगों को, या आपकी इस बात से लोगों की बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा? इसको लेकर के जरूर सवाल कीजिएगा एसपी सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि राम मंदिर में जो दान है, जो चढ़ावा है, उसकी चोरी को लेकर के आज एसआईटी के समक्ष राज्यसभा जो सांसद है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वो पहुंचे थे और उन्होंने दस्तावेज सौंपे। और साथ ही साथ एक बात जो निकल करके सामने आ रही, उन्होंने एसआईटी से पूछा कि अब इस पूरे मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। तो अपने आप में एक बड़ी बात है। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उन्होंने आज एसआईटी से मिलकर के एसआईटी अध्यक्ष विजय विश्वास पंत को कुछ सबूत सौंपे हैं, क्योंकि कई बार से पहले भी वो कई दिनों से एसआईटी को सबूत देने के लिए उनसे मिलने की बात कह रहे थे। कल जो एसआईटी ने उनको बुलाया और आज सुबह वो 11 बजे पहुंचे और उन्होंने वहां पर करीब 20 से 25 मिनट तक वहां पर वार्ता की और जो सबूत थे जो अपने साथ ले गए थे वो उन्होंने एसआईटी को सौंपे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो सबूत आज एसआईटी को सौंपे हैं वो आरोप भी लगा रहे हैं कि जमीन से लेकर के जो चंदा है, उससे लेकर के जो दान में जो पैसा गायब हुआ है, जो चढ़ावे का जो पैसा था वो गायब हुआ है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एसआईटी को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात और भी बोली थी कि हम चाहते हैं कि पहले भी हमारे साथ ये चीजें हमने वक्त मांगा था, एसआईटी ने कहा है और एसआईटी के बुलावे पहुंचे। फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल आपके सामने फिर से होंगे आज। धन्यवाद।